वेलकम टू स्मार्ट जीके टिप्स। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। इससे पहले जैसे कि लास्ट क्लास में हमने प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया था, तो अगर उन सारे वीडियो को हमारे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी पहुंचे और उनके लिए यह हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं आज एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, अगर इसको हम हिंदी में बोले तो इसको जंतु उत्तक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जंतु उत्तक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जंतु उत्तक क्या होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, क्योंकि एक कोशिकीय के यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक कोशिकीय में तो एक ही सेल होते हैं। यहाँ हम बहुकोशिकीय जीवों के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हीं के जो उत्तक पढ़ेंगे, हम उन्हीं जीवों के उत्तक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, और जो इनमें विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं उनके लाइफ स्टाइल यानी उनके जीवन शैली के लिए अनुकूल होते हैं। यानी जैसे जीव होते हैं वो जिस वातावरण में रहते हैं उन्हीं वातावरण के लिए उनके जो उत्तक होते हैं वो रहने के लिए उत्तरदायी होते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं उस वातावरण में रहने के लिए। तो इस तरह से जो जंतु उत्तक है ये क्या है, यह एक, जैसे कि हमने प्लांट जो टिश्यू पढ़ा था उसमें क्या था कि अधिकांश जो टिश्यू थे उसमें वो क्या थे, डेड थे। लेकिन जो जंतु उत्तक होते हैं अधिकांश जो उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जीवित होते हैं। इसके साथ ही साथ इनका एक निश्चित समय तक इनका विभाजन होता है, यानी एक निश्चित समय तक ये वृद्धि करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक निश्चित समय तक वृद्धि करने के बाद इनका वृद्धि रुक जाता है, ये पूरे जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम जो जंतु उत्तक है, यहाँ पे 4 भागों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लें कि जो उत्तक होते हैं, उत्तक वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं उसको भी हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि 4 प्रकार में हम बात कर ले हैं जंतु उत्तक की, जंतु उत्तक। तो इसमें सबसे पहला आता है एपिथेलियल उत्तक, यानी एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, एपिथेलियल टिश्यू यानी एपिथेलियल को हिंदी में बोले तो उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम आगे की बात करें, अगला कौन सा है, तो अगला है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को बोले तो पेशीय उत्तक। अगले पार्ट की हम बात करते हैं कि अगला कौन सा है। अगला है कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, कनेक्टिंग टिश्यू की बात करें तो इसे संयोजी उत्तक कहते हैं, संयोजी उत्तक। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम अगले उत्तक की बात करें तो अगला उत्तक होता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को बोले तो तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जो एनिमल टिश्यू है उनको
4 भागों में बांटकर यहाँ पे अध्ययन किया जाता है इसका। और अगर एपिथेलियम ऊतक की हम बात कर लें तो एपिथेलियम ऊतक हमारे शरीर का आवरण के रूप में काम करती है। इसका काम क्या है, अभी हम इन चारों को आगे एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और ये किन किन स्थानों पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं और वहाँ पे इनका किस तरह से वर्क होता है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके आगे डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे एपिथेलियम जो ऊतक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य शरीर को आवरण प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू मुख्यतः हमारे शरीर में इसका जो वर्क है, इसका क्या है, इसका मुख्यतः वर्क है संकुचन पैदा करना, संकुचन पैदा करना, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है, हम चलते फिरते हैं। तो ये मस्कुलर टिश्यू ही यहाँ पे चलने फिरने के लिए उत्तरदायी होता है। यही जो मस्कुलर टिश्यू होता है यही हमें इन सब मोमेंटम के लिए उत्तरदायी होता है। कनेक्टिंग टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिंग टिश्यू विभिन्न ऊतकों और विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। ये क्या है, जोड़ने का काम करता है। जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक, तो ये क्या करता है, विभिन्न अंगों व ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जोड़ने का काम करता है। अगले अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, तंत्रिका ऊतक का तो ये हमारे नर्वस सिस्टम में यानी नर्वस सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न अंगों को उत्तेजित करने का काम करता है, यानी उत्तेजना उत्पन्न करना इसका मुख्य कार्य है, उत्पन्न करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने बेसिक चीज़ों को, इनके एक एक पॉइंट को देख लिया कि ये कहाँ पे लगभग किस तरह के इनका वर्क होता है और इनके हम डिटेल में एक एक चीज़ करके आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियम ऊतक कि एपिथेलियम ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन किन अंगों में पाया जाता है और इनका वहाँ पे इनका वर्क फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं पहले टाइप का ऊतक, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो एपिथेलियम टिश्यू जैसे कि हमने अभी देखा था कि एपिथेलियम टिश्यू है जो कि हमारे शरीर के आवरण के रूप में कार्य करती है। जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको क्या करता है, आवरण प्रदान करता है और सबसे उसके ऊपरी सतह पर या सबसे उसके निचले सतह पर जो खोखले वाले जो हमारे ऑर्गन होते हैं उनके सबसे निचले सतह पे पाया जाता है। तो जो एपिथेलियम है सबसे पहले इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कहने का मतलब अगर हिंदी में इसकी बात करें तो जो होता है सरल उपकला ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कंपाउंड एपिथेलियम ऊतक की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बायोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे नाम क्या है कि इंग्लिश में दे देता है और कहीं पे हिंदी में दे देता है, तो इसलिए बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से नाम को याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे, तभी एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से हो पाएंगे आपसे और क्वेश्चन को समझ पाएंगे आप। तो कंपाउंड एपिथेलियम इसकी बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका होता है संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम ऊतक की बात करें,
यानी सरल एपिथेलियम ऊतक। तो सरल एपिथेलियम ऊतक वे होते हैं जो क्या सिंगल लेयर के बने होते हैं। इनका जो लेयर होता है वो क्या होता है, ये सिंगल लेयर के बने होते हैं, इनमें डबल लेयर नहीं पाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये सब क्या है इसके अंदर, ये सब टिश्यू हैं जो इसमें मिलकर सिंपल एपिथेलियम ऊतक का निर्माण किया है। मतलब ये सिंगल लेयर के पाए जाते हैं। अगर यहीं पे हम कंपाउंड एपिथेलियम ऊतक की बात करें, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की, तो ये क्या है, इसी के ऊपर डबल लेयर, यानी इसमें जो है इस तरह के लेयर बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के लेयर इसमें बन जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले हमारा सिंगल लेयर का था, अब इसमें लेयर बन गया और इस तरह से ये कई लेयर के होते हैं संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में हम आगे बात करते हैं। जैसे कि सिंपल एपिथेलियम ऊतक को भी 3 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, इसके 3 भाग की बात करते हैं तो इसका 3 भाग होता है। सल्की एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, और अगले की बात करें तो घनाकार उपकला ऊतक। अगले की बात करें तो यहाँ पे स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह इसके डिवाइडेशन हो गया। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। इसके बारे में जो भी पार्ट है उसके बारे में डिटेल कर बताएंगे यहाँ पे हम। तो जो एपिथेलियम ऊतक होता है उस शरीर को क्या करता है, आवरण प्रदान करता है, और आवरण के रूप में प्रदान तो करता ही है वो, और शरीर को इससे सहारा भी मिलता है, जिससे क्या है, जो एपिथेलियम ऊतक है, हमारे बहुत सारे आर्गन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और उन सारे आर्गन को ये क्या करता है, बांध के रखने का काम करता है। आवरण के साथ साथ यह उन्हें बांध कर रखने का भी इनका मेन काम होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो इनका एक कोलेजन एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उनका निर्माण किससे होता है, तो एक कोलेजन प्रोटीन होता है जिससे जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इनका निर्माण होता है। और जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इनके अंदर स्पेस नहीं पाया जाता। स्पेस का मतलब कि जो इनके कोशिकाओं के बीच में ये जो गैप होता है, इसमें गैप नहीं मिलता। जैसे कि हमने कल प्लांट्स वाले में पढ़ा था कि जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में गैप होता है, और वो गैप क्या करता है, वायु विनिमय का काम करता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे विनिमय होता है। लेकिन जो ये हम एपिथेलियम टिश्यू पढ़ रहे हैं इसमें कोई गैप नहीं होता है, ये बिल्कुल सकरा और सटी हुए होते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे बॉडी में जो कोमल अंग होते हैं उनको ये आवरण प्रदान करने का काम करता है, यानी उनके आवरण को, यानी उनको ढकने का काम करता है, जिससे वो बाहरी आघात की चोटों से बच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है यानी स्रावण और अवशोषण। यानी जो स्रावण होता है मतलब कि स्रावित करना, और अवशोषण करना जो एपिथेलियम ऊतक होता है उनका मुख्य कार्य होता है। ये ज़्यादातर उन स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ पे स्रावित और अवशोषण का कार्य होता है। जैसे हम बात कर लें, जैसे हमारे त्वचा पे क्या है, यहाँ पे जो पसीने होते हैं वो निकलते हैं, तो यहाँ पे एपिथेलियम ऊतक इसके सबसे बाहरी सतह पर, यानी जहाँ पे ये जो अवशोषण और जो श्रावण का काम होता है, मतलब हमारे बॉडी में, वहाँ पे क्या है,
ज़्यादातर उन स्थानों पे ही एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया अभी कि जैसे त्वचा हो गया और हमारे जीभ हो गया, जीभ पे क्या है, वहाँ पे सलाइवा सिक्रेशन होता है, वहाँ पे भी पाया जाता है। और बात कर लें हम जैसे कि अवशोषण की बात कर लें तो जैसे हमारा छोटी आंत है, छोटी आंत के जो आंतरिक भाग होता है जहाँ से जो पूरी तरह से पाचित भोजन को अवशोषण होता है, वहाँ पे भी सबसे ऊपरी सतह पे इस तरह के एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। तो सबसे देख लिया कि जो एपिथेलियम ऊतक है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इसका क्या काम होता है। जैसे कि भोज्य पदार्थों का ये अवशोषण करना, और जो हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको क्या करता है, स्रावित भी करता है। वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, सेक्रेशन करता है, सेक्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने जो एपिथेलियम ऊतक है उसके बारे में जान लिया। अब हम एपिथेलियम ऊतक के एक एक करके आगे समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे जो एपिथेलियम ऊतक है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले भाग की बात कर लें हम तो सबसे पहला भाग है सरल उपकला ऊतक यानी सिंपल, और इसके 3 भाग हैं सल्की उपकला ऊतक। तो सल्की उपकला ऊतक होता है कुछ इसका इस तरह से डायग्राम होता है। ये क्या होता है, ये सतह से कुछ उठा हुआ भाग होता है। जैसे ये वाला भाग है, कुछ उठे हुए भाग, ये सारे जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये सेल हैं। कई सेल मिलकर एक सल्की उपकला को बनाया है, यानी सब सल्की जो उपकला ऊतक है उसका निर्माण किए हैं। तो इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, गोल नहीं होते हैं, वो लंबे होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये जैसे रुधिर नलिका हो गया, रुधिर नलिका में पाया जाता है। रुधिर नलिका के जो आंतरिक सतह होते हैं जहाँ से क्या है ब्लड का सर्कुलेट होता है, उस भाग में आंतरिक भागों में पाया जाता है। आहार नाल की बात करें तो जो हम भोजन करते हैं और भोजन हमारे मुख के माध्यम से ये आमाशय तक जाता है, तो उस भाग में जो गैप होता है, कैविटी होता है, कैविटी के आंतरिक भागों में ये आहार नाल में पाया जाता है सल्की ऊतक। और जिह्वा के ऊपरी भाग में जहाँ पे क्या है सलाइवा सिक्रेशन होता है, उसके सतह पे ये सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं घनाकार उपकला ऊतक की। घनाकार उपकला ऊतक किन किन स्थानों पे पाया जाता है, यहाँ पे हम अगले यानी घनाकार ऊतक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो घनाकार ऊतक की आकृति कुछ इस तरह से होता है। यह क्या होता है, घनाकार होता है, यानी घनाकार चीज़ों को आप देखे होंगे। यह फ्रंट का व्यू है इसका, और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, बीच में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ पाया जाता है, ये मुख्यतः उन स्थानों पे पाया जाता है जहाँ पे सिक्रेशन, ऑब्जर्वेशन और यानी बात करें तो जहाँ पे उनका स्रावित और शोषण और उत्सर्जन होता है, उन भागों में पाया जाता है। तो ऐसे कौन से भाग है, जैसे लार ग्रंथियाँ में भी पाया जाता है। लार ग्रंथियों से क्या होता है, वहाँ से स्रावित होता है, यानी लार स्रावित होता है, तो वहाँ भी पाए जाते हैं। ब्रिक की बात करें तो ब्रिक में भी क्या है, वहाँ में भी पाया जाता है घनाकार उपकला ऊतक। मूत्र मार्ग वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्रावित होता है, तो वहाँ पे भी उपकला ऊतक पाया जाता है। अगले की हम बात कर लेते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो ये घनाकार उपकला ऊतक है जहाँ पे स्रावित और शोषण और उत्सर्जन होता है, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ है हमारे बॉडी का अपशिष्ट, उनको जो उत्सर्जित होता है, उन भागों में घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। अगले हम बात करते हैं स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो स्तंभाकार उपकला ऊतक का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। ये सारे सेल हैं, ये सेल हैं, और कई सेल मिलकर एक ऊतक यानी स्तंभाकार ऊतक का निर्माण करते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर छोटी आंत में पाया जाता है।
छोटी आंत में क्या होता है, जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है, और पाचन के दौरान वहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है। जो हमारे उपयोगी, हमारे बॉडी के उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उसमें उनका अवशोषण होता है। तो वो जो अवशोषण होता है उनका वो कौन करता है, ये जो स्तंभाकार जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, अवशोषण का काम मुख्य रूप से करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कंपाउंड जो एपिथेलियम टिश्यू। तो फ्रेंड्स, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इसका क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू ये जो है डबल लेयर का होता है, जैसे कि हमने वहाँ पे बताया था कि ये डबल लेयर का होता है, और यह बहुत ही मतलब कहने का मतलब है कि जो सिंपल एपिथेलियम ऊतक होता है उससे काफ़ी मजबूत होता है। मजबूत होने का कारण भी है क्योंकि इसमें डबल लेयर या उससे अधिक कई लेयरों में पाया जाता है, इसलिए ये काफ़ी मजबूत होता है। और ये उन स्थानों पे पाया जाता है जिन स्थानों पर ज़्यादा मजबूती की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक की अगर हम बात करें तो पेशीय ऊतक जो है इसकी अगर हम साइज और शेप की बात करें, साइज और शेप की बात करें तो यह लंबा होता है, लंबा, और साथ ही साथ यह पतला भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साइज और शेप कैसा होता है, लंबा और पतला होता है। अगर हम इसका मुख्य कार्य की बात करें, मुख्य कार्य यानी जो हमारे बॉडी में मस्कुलर टिश्यू होता है इसका मेन काम क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो हमारे बॉडी में जो संकुचन क्रिया होती है, संकुचन क्रिया, उसके लिए मस्कुलर टिश्यू उत्तरदायी होता है, जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल फिर सकते हैं, हाथ को इधर उधर हम मूवमेंट करा सकते हैं, अपने जो सिर को है इधर उधर घुमा सकते हैं। ये सब किसके द्वारा संभव हो रहा है, ये मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक के द्वारा ये संभव हो रहा है। और अगर हम आगे इसमें बात करें कि जो इसके अंदर यानी मस्कुलर जो टिश्यू है इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, तो जो केंद्रक उसके अंदर पाया जाता है मस्कुलर टिश्यू के अंदर उसको सार्कोमेयर कहते हैं। और मस्कुलर टिश्यू के अंदर एक द्रव पाया जाता है, द्रव में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मा। जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मा। और यहाँ पे और इसके कार्य की बात कर लें, जो पेशीय ऊतक होता है वो क्या करता है, जैसे इनके संकुचन के कारण, जो इसमें संकुचन होता है इसके कारण हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं, हमारे अंगों को मूवेबल बनाता है, जिसके माध्यम से हम चलना फिरना दौड़ना कूदना सारा किसके माध्यम से होता है, पेशीय ऊतक के माध्यम से होता है। ये सब सारी जो क्रियाएं होती हैं वो सब इसके माध्यम से होता है। इसमें कुछ ऐसे भी क्रियाएं होती है जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी क्रियाएं इसमें आती हैं जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसके जो पेशीय ऊतक है इसके बारे में बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। और अगला पॉइंट कि जो हमारे शरीर में जो टेम्परेचर बनता है यानी जो शरीर में ताप उत्पन्न होता है उसमें से 40 से 50% जो मस्कुलर टिश्यू से उत्पन्न होता है, यानी हमारे शरीर का जितने भी ताप उत्पन्न होता है उसका आधा मस्कुलर टिश्यू से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह शरीर के ताप नियंत्रण का भी काम करता है,
नियंत्रण का भी काम करता है। जो 40 से 50% इसमें जो ताप उत्पन्न हो रहा है वो शरीर के ताप के नियंत्रण का भी कार्य जो है मस्कुलर टिश्यू उत्तरदायी होता है। इस तरह से जो रक्त परिवहन होता है, रक्त परिवहन, रक्त व लसिका परिवहन में भी सहायता करता है। और जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, उसको भी ये क्या करता है, उसको भी निकालने में मदद करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। और जो पेशीय ऊतक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। इसको हम डिवाइड करके आगे एक एक करके पढ़ेंगे और उन तीनों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तीनों क्या क्या हैं। जैसे हम पेशीय ऊतक की बात करें तो पेशीय ऊतक 3 तरह के होते हैं। अगर हम पहले ऊतक की बात करें तो पहले ऊतक स्ट्रिप्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्ट्रिप को बोले तो स्ट्रिप को हम रेखीय ऊतक कहते हैं। अगले की हम बात करें तो अगला जो है, अगला है हमारा अरेखीय ऊतक यानी अनस्ट्रिप्ड। ठीक है फ्रेंड्स। अगर अगले की हम बात करें तो ये कार्डियक टिश्यू, इसको हम बोले तो हृदय पेशीय ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, हृदय तो ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें, जो ये स्ट्रिप्ड रेखीय ऊतक है तो ये उन भागों में पाया जाता है, इसे एक और नाम से जानते हैं जैसे कि ऐच्छिक ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं क्योंकि ये जो ऊतक होता है हमारे शरीर के ऐसे भागों में पाया जाता है जहाँ पे हम अपनी इच्छा के अनुसार उनको चला सके। अपनी इच्छा के अनुसार यानी जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके नियंत्रण में चलाते हैं, लेकिन हम अपने इच्छा के अनुसार उसको चलाते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की हो गया हाथ, पैर, गर्दन। हाथ को हम अपनी इच्छा के अनुसार जिधर है उधर मूव करा सकते हैं, पैर को हमें जहाँ ले जाना है वहाँ हम ले जा सकते हैं। और अगर हम गर्दन की बात करें तो गर्दन भी अपने हिसाब से हम इधर उधर इसको कर सकते हैं जैसे हमें आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देख लिया। और ये जो रेखीय पेशीय ऊतक होते हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों सिराओं पर यानी जो हड्डी होते हैं उनके दोनों सिराओं पे ये जुड़े होते हैं रेखीय पेशीय ऊतक। और सबसे मुख्य बात इसका है कि ये कार्य करते करते थक जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा हाथ पैर है इसके एग्जाम्पल जो कार्य करते करते यानी जो स्ट्रेट जो ये रेखीय ऊतक है वो क्या है, कार्य करते थक जाते हैं। अब हम यहाँ पे आगे अरेखीय पेशी के बारे में बात करते हैं कि जो अनस्प्रेड जो टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है। तो ये मुख्यतः आहार नाल और श्वास नली, आँख की आइरिस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कैसा होता है, जो अरेखीय पेशी होते हैं ये, इसका अगर साइज की बात करें और शेप की बात करें तो ये कैसा होता है, ये घनाकार और लंबा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आहार नाल, श्वास नली, आँख के आइरिस में ये पाया जाता है। और ये क्या है, ये जो रेखीय पेशी है ये तो कार्य करते करते थक जाती है, लेकिन जो ये अरेखीय यानी इसको अनैच्छिक भी कहते हैं, अनैच्छिक पेशी। जैसे आँख का जो आइरिस है वो कभी थकता नहीं है, आहार नाल जो होते हैं वो कभी थकते नहीं अपने कार्य करते समय,
और जो श्वास नली होते हैं वो भी जीवन पर, तो जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा, वो भी कभी नहीं थकता है। तो ये ऐसे हैं जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, ये अपने इच्छा अनुसार हमेशा चलते रहते हैं। इस पे हम अपनी इच्छा अनुसार बंद नहीं कर सकते और न इसके अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं, यानी इच्छा का इस पर कोई जोर नहीं चलता, और इसे अरेखीय पेशी भी कहते हैं। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, आहार नाल, श्वास नली और आँख और आइरिस, आँख के आइरिस में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसमें क्या होता है, यूनिसेल और एक होता है मल्टी सेल, यानी जो एक टिश्यू वाले होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आहार नाल, श्वास नली में। और जो मल्टी टिश्यूज वाले होते हैं, यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, आँख के आइरिस में। और ये जो आहार नाल और श्वास नली होते हैं, इनके खोखले भाग, यानी ये जो अनैच्छिक होते हैं वो ज़्यादातर खोखले भागों में पाए जाते हैं। जो हमारे अंग हैं उनके खोखले भाग के जो आंतरिक सतह हैं उनमें पाए जाते हैं। जैसे हम भ्रूण की बात कर लें, गर्भाशय के, वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे हम पेट की बात कर लें, यानी जो छोटी आंत होता है उसकी बात कर लें, उसके अंदर जो लेयर बने होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। यानी ज़्यादातर कहने का मतलब है उन स्थानों पे पाया जाता है जहाँ पे खोखली स्थानें होती हैं और जो हमेशा कार्य करते रहते हैं और ये कभी थकते नहीं हैं। यहीं पे हम आगे बात कर लेते हैं कार्डियक टिश्यू यानी हृदय पेशी ऊतक। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं कार्डियक टिश्यू, यानी कार्डियक टिश्यू जो होते हैं, जो इसका साइज होता है टिश्यू का, साइज और शेप वो कैसा होता है, छोटा बेलनाकार। ठीक है फ्रेंड्स, बेलनाकार का होता है और यह एक अनैच्छिक पेशी का ही एक भाग है जो कि क्या है, जीवन पर्यंत काम करते रहता है। इस पे इच्छा का कुछ भी नहीं चलता, अपनी इच्छा से इसको बंद नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से इसको चला नहीं सकते। तो जो कार्डियक होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल की बात कर लें तो जो हमारे हृदय है, वहाँ पे ये पेशी पाया जाता है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जो लंग्स होते हैं, उसका जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें भी क्या पाया जाता है, कार्डियक टिश्यू यानी हृदय पेशीय ऊतक जैसा ही संरचना उसमें भी पाया जाता है। इसका साइज और शेप की बात करें तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि छोटा और बेलनाकार होता है। तो इस तरह से हमने इसका 2 एग्जाम्पल देख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो आज हमने पढ़ा एनिमल टिश्यू के हमने 4 पार्ट बांटे थे, जिसमें से आज हमने 2 पार्ट को फिनिश कर दिया है। 2 पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे 2 पार्ट को ही आज समझ के छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप जो हैं आपके पास, यानी आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।